Today we will discuss addressing modes of Intel 806. इसमें कुछ डिस्कस किए थे पहले, एनीवन? तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे कि आपका जो एड्रेसिंग मोड्स है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी राइट द इंस्ट्रक्शन। हाँ, सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा था पीछे। क्या बैकग्राउंड आवाज आ रहा था। आवाज आ रहा है? बैकग्राउंड आवाज आ रहा था सर, फैन का। नहीं आ रहा है? यस, अब नहीं आ रहा है। ठीक, वो थोड़ा धीरे कम होगा, फैन का आवाज है थोड़ा। ठीक है, तो ओपी कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड, ये दो आपका कंपलसरी फील्ड है व्हेनेवर यू आर राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका ओपी कोड जो है वो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है। ऑपरेंड जो है वो जो डेटा है वो किस लोकेशन से आपका हैंडल हो रहा है, वो ऑपरेंड के बेसिस पर ये डेजिग्नेट होता है। मोड ये बताता है कि मोड फील्ड कि आपका डेटा जो है वो कैसे सेलेक्ट होगा ऑपरेशंस के लिए, डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, रजिस्टर के थ्रू होगा, मेमोरी लोकेशन के थ्रू होगा, वेरियस मैनर वी कैन कलेक्ट द डेटा in the instructions. So mode field is the optional field whenever we are writing the instruction for any microprocessor, as like you are writing program for any types of problem. किसी प्रॉब्लम के लिए जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसमें, तो मोड फील्ड यहाँ पर ऑप्शनल है। ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी माइक्रोप्रोसेसर योर मोड फील्ड इज नॉट व्यूड इन द इंस्ट्रक्शन में कहीं दिखेगा नहीं। अब वहां हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ऑपरेंड बेस्ड मोड फील्ड क्या है, डेटा को कैसे यूज किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। तो आपका जो डेटा है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वहां पर डेटा आप किसी मेमोरी ऑपरेंड में रख सकते हैं, मेमोरी लोकेशन या एड्रेस पर, या आपका डेटा कोई रजिस्टर में रह सकता है। रजिस्टर यहाँ पर जो यूज होगा वो आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर सेट है वही रजिस्टर यूज होगा। तो इस दो के बेसिस पर आपका जो मोड फील्ड है या तो डेटा को मेमोरी लोकेशन से कलेक्ट कर सकता है या रजिस्टर के थ्रू कलेक्ट कर सकता है। तो एड्रेसिंग मोड्स भी आपका ये दो तरह से जो फोकस होगा, या तो रजिस्टर बेस्ड या मेमोरी बेस्ड। तो रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि दो तरह से है। रजिस्टर बेस्ड, व्हाई इट इज रजिस्टर बेस्ड? बिकॉज रजिस्टर एड्रेसिंग व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन विच ओनली रजिस्टर्स आर इंक्लूडेड। जैसे अगर हम लिख रहे हैं मूव AX BX, ठीक है, whenever we are writing instruction in this particular manner, move AX BX, now always यहाँ पर भी आपको एक चीज और ध्यान रखना है, AX BX CX और DX, these all are the ये चारों आपका क्या है,
all the four are the 16-bit registers. Okay, and whenever we are using AL, BL, CL or DL, then it is the 8-bit registers. You already know that कि आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर, फर्स्ट 4 जनरल पर्पस रजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर. So whenever we need a 8-bit, whenever you want to handle 8-bit data, then you can use this low order bit, low order register, or whenever you want to handle 16-bit data, then you can use this 16-bit registers. So by the naming convention, you can acknowledge whether you are going to use 16-bit register or 8-bit register in your instructions. तो अगर आप लिख रहे हैं move AX BX, that means what? Move AX BX, that means both are the registers. So register based means if only registers are responsible for performing any operations. So data is moved from one register to another register, and both are registers whenever we are writing instructions. So these types of instruction is a register based instruction. यानी mode field इसका क्या होगा? Because both are the registers and the registers are only used for the particular operations. So that is register based instructions. Now रजिस्टर बेस्ड में हम लोग डिस्कस किए थे कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब जैसे अभी AX BX 2 रजिस्टर सेट यूज किए, तो रजिस्टर एड्रेसिंग में वैसा इंस्ट्रक्शन जिसमें केवल रजिस्टर इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड. एंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोग्राम इन लाइक C और C++. अभी तो आप C पढ़ रहे होंगे, तो C अगर आप C में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन? एनीवन? व्हाट इज स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन? इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर है कि whenever you are giving the data directly without using any operand, memory operand, directly you are giving the data. So suppose if you are writing program in this particular manner, like here we write void main, and then suppose we are taking two variables A and B, and printf enter two number, दो नंबर एंट्री करते हैं, and then we just take the printf. Now, when you execute this program, suppose 12 and 34 will get the result. Now ये किस तरह का इनिशियलाइजेशन होगा, कौन बताएंगे? That means A plus B के लिए you have to first give value for A plus B.
Now I just take it in a. You can raise the hand. I will give permission to unmute. Now, if we are assigning some value here, 34, suppose 21, and do the same job here. तो यहाँ पर भी हम लोग जो है ए बी को यूज कर रहे हैं. And there is another way in which we just write here 10, 20, and 10 plus 20. Now when you execute this program, you see first of all a and b का जो वैल्यू है वो प्रिंट हुआ जो आप कांस्टेंट लिए हैं, and 10 and 20. Now is there any provision to change the value of ab during several execution? Anyone? यहाँ पर सेवरल एग्जीक्यूशन करने के दौरान क्या आप ए और बी का वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना. तो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये आपका जो वैल्यू है वो स्टैटिक हो गया. तो इमीडिएटली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इमीडिएटली, देन यू जस्ट सप्लाई द डेटा डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेंड. तो यहाँ पर भी एक जो आप ए बी ले रहे हैं वहां तो फिर भी आप ए बी वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां पर 10 और 20 ले रहे हैं वहां डायरेक्टली एलोकेट कर रहे हैं डेटा जिसको ऑपरेट करके आपको रिजल्ट जनरेट करना है. यानी 10 and 20 इज द वैल्यू एंड डायरेक्टली यू आर यूजिंग दैट वैल्यू टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. तो द immediate addressing works in the same manner. Immediate addressing gives the particular data directly to the particular register and allocate the data directly to the particular register to performing any operation without using any register naming convention. That means whenever you are supplying the data directly to the formulation point of view, then it consists of the immediate addressing mode. In both cases, the register involvement is there only, and either you are giving data directly or you are using register only. But in memory based, there may be use of register, but not only registers are responsible to movement of data. Some of the memory location is also included over there. Like whenever you are writing move R1 comma A, yeah, move AX comma A. So AX is the accumulator register in which the contents of any memory location A, any whatever value allocated on the memory location A is transferred. That means there is involvement of certain memory location. So whenever there is involvement of certain memory location, then that particular register addressing modes is treated as a memory based addressing mode. So total 8 addressing modes we have to discuss, which is used in Intel 8086 microprocessor. 2 from register based and 6 from memory based. Now recall the earlier classes, earlier session when we discuss the particular array. हमने जब array discuss किया था तो array में we are using a word arrays के केस में I think that कि आप arrays आपको बता दिया गया होगा, arrays C में भी बता दिया गया होगा, मैंने बताया था जब, तो वहां पर कुछ addressing element यूज किया था, because this addressing element is used here also. तो कोई बता सकते हैं what are the addressing element used in case of array to find out, ठीक है ना, to find out effective address, or you can say offset, effective address or offset of any element of an array. Array का कोई भी element, suppose there is an array int A5 and this A5 contains 5 elements, 1 2 3 4 5. Here there is 5 elements, suppose 12 1 3 2 5, and there is some index position 0 1 2 3 4.
and there is certain address. So this one is what? This one is the index. This one is the value over there, and this is the address. And what is the address? First element address. Suppose assume 1000 is the address of the first element. So that is the starting address, or you can say base address. So this starting address is used to find out the effective address of any element of the particular. So at that moment, suppose if you want to find out the address of this, तो actually यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? As per the size of the data type is the basis for address allocation along with starting address. So whatever starting address you have, जो भी आपका starting address है, अगर ये integer है, तो what is the size of integer? Size of int is 2 byte. तो 1000 अगर assume कर रहे हैं location address, तो इसका एड्रेस 1002, 1004, 1006, 1008 होगा, 2 बाइट आपका बढ़ गया, यानी हर एक ब्लॉक जो है वो 2 बाइट इंफॉर्मेशन रखता है, 16 बिट। अब अगर हम आईडी की बात करें तो ये चीज भी हम लोग डिस्कस किए थे। आईडी जो है ये 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो 32 बिट आर्किटेक्चर के बेसिस पर आप अगर देव C++ कंपाइलर में देखेंगे तो इंटीजर का साइज जो है, साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट। ठीक है, तो अगर उसमें देखेंगे तो यहाँ 4 बाइट बढ़ेगा, लेकिन व्हाटएवर बाइट यानी व्हाटएवर size of the particular data you have which is held by a contained by the array, on the basis of that we are finalize the effective address. So effective address, suppose just check the effective address of location, you just write location 3 का अगर effective address निकालना है, यहाँ ऑलरेडी हमको 1006 है, लेकिन what is the formula या what is the basis for finding the effective address of this particular element? What is the formula? Anyone? अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, इसका फॉर्मूला होता है सर बेस एड्रेस प्लस वेट होता है और इनटू लोकेशन। यस, बेस एड्रेस देन वेट हो गया, जो साइज हो गया, और इनटू लोकेशन। लोकेशन 3 है तो 3 आपका इंडेक्स है, ठीक है ना। लोकेशन एक्चुअली यहाँ पर इंडेक्स यूज हो रहा है, तो लोकेशन 3 दैट मींस इंडेक्स 3 है। वेट आपका यहाँ पर क्या है? वेट इंटीजर के लिए 2 बाइट है। अगर साइज आपका 2 बाइट है इंटीजर का, तो वेट आपका साइज ऑफ द डेटा आपका है, साइज ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बेस एड्रेस आपका जो है दिया हुआ है 1000 एज्यूम किया हुआ है, W2 हो गया और लोकेशन 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 6 दैट इज 1006। तो सेम इज हियर 1006 whenever you added 2 byte to find out the particular next address. So this is the effective address. Now by this example it is quite clear to each and every student that what is the addressing element we are using to find out the effective address of any of the element exist in the particular array. एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें से किसी का भी एड्रेस रिट्रीव करने के लिए व्हाट आर द वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट वी आर यूजिंग? सबसे पहला वी आर यूजिंग बेस एड्रेस, वी आर यूजिंग स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस। बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस, तो बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का जो पहला एलिमेंट है, व्हाटएवर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यू हैव दैट इज ट्रीटेड एज ए बेस एड्रेस और starting address. So first addressing element for finding the effective address or offset for any of the element exist in the array. तो पहला एलिमेंट एड्रेसिंग एलिमेंट हमने बेस एड्रेस यूज किया, then we use the index. It is clear? Because index for which you want to generate the address, index is used here, and then we use the displacement.
So here we use the displacement in the manner what is the size of integer, what is the size of float. If the array is the container of integer, then the size of integer is considered. If the array is the container of float, then the size of float is considered to find out the effective address. If the content array is the container of character type data, then the size of character is 1 byte, then 1 byte is considered for finding the effective address. So on the basis of the particular size of the data type for which the array hold the data, जिस data type के लिए data hold कर रहा है array, उसके basis पर आपका effective address generate कर रहे थे. So now again, whenever we are discussing the addressing modes, these elements are also involved over there. वहां पर भी ये चीज involve होगा. तो जैसे आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट के बाद जैसे बेस इंडेक्स और बेस इंडेक्स में डिस्प्लेसमेंट आता है. तो बेस्ड आपको समझ में आ रहा होगा, बेस रजिस्टर से रिलेटेड जो भी बेस रजिस्टर आपका होगा इंटेल 8086 रजिस्टर सेट में, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए. इंडेक्स रजिस्टर आपको पता है कितना इंडेक्स रजिस्टर है? 2 इंडेक्स रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स. बेस इंडेक्स मतलब बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर जब दोनों इन्वॉल्व होगा किसी तरह का इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, तो उस मोड को हम कहेंगे बेस इंडेक्स रजिस्टर. और बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस जैसे हम लोग अभी यहाँ वेट कंसीडर किए, तो बेस इंडेक्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट 8 बिट और 16 बिट, बिकॉज हमारा जो इंटेल 8086 है उसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो that is divided, first 4 general purpose register is divided into 2 different category, high order और low order. तो high order के लिए तो आपका full 16 bit यूज होगा. तो 16 bit is considered for accumulator AX, BX, CX and DX. 8 bit is considered for low order. तो AL, BL, CL, DL. तो अगर आपका बेस रजिस्टर के साथ इंडेक्स रजिस्टर और उसके साथ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को लिया जाए, कंसीडर किया जाए किसी भी इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए, देन इट इज टर्म्ड एज बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. नाउ वन बाय वन वी डिस्कस. फर्स्ट वी डिस्कस द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. तो एज यू नो दैट एज द नेम इज कंसर्न्ड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दैट मींस इट इज टोटली रजिस्टर बेस्ड. यानी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस, then we just give proper consideration to the register only to move data from one location to another location. That means for operand point of view, we consider only register, not other than the register any location. तो लोकेशन जहां पर डेटा आपका स्टोर है और जिस डेटा को आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजना है, उसके लिए केवल रजिस्टर आपका इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है, then that mode of addressing to write the instruction is known as register based addressing mode. That's why यहाँ mention है, in this mode of addressing the operand is placed in one of the 16 bit or 8 bit general purpose registers. 16 bit और 8 bit इसलिए लिखा गया है क्योंकि either you can use 16 bit register or you can use 8 bit register to formulate the job. Like अगर आप लिख रहे हैं move CX DX, that means CX is the counter register, DX is the data register. The content available with the data register is transferred to the counter register. Both are the register and both are is of 16 bit register type. तो दोनों आपका जो रजिस्टर 16 बिट है, दोनों रजिस्टर है, तो it comes under register addressing mode. Move AX BX, again these are both are the 16 bit registers. So content available with the base register is transferred to the accumulator register here. Add AL BL, यानी whatever contents available with the low order accumulator register, low order है, ठीक है ना? Then the content of base low order base register is added with the existing content of the 8 bit low order accumulator register, and finally the result will be stored in the low order accumulator register. So because both AL BL is of 8 bit register, तो यहाँ पर 8 बिट ऑपरेशंस आपका 8 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है किसी भी तरह के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. All the three are the example of 2 address instruction. In 2 address instruction we just see here, the only general purpose register of 8086 is used to handle the data. Therefore, mode of addressing is register based.
व्हाई इट इज रजिस्टर बेस्ड? तो अब यहाँ पर हमने कहीं भी मोड फील्ड मेंशन नहीं किया है. स्टिल whenever you are writing the instruction, it is recognized as a register addressing mode because only register is used to perform the particular operation. ठीक है. अब यहाँ पर CX क्या है, CL CH आपको पता है क्या है. CL और CH हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर के लिए अगर यूज करते हैं तो ये 8 बिट रजिस्टर है. CL को इसलिए यूज करते हैं कि जब CH यूज करेंगे तो टोटल 16 बिट रजिस्टर यूज होता है, तो उस केस में हम CX को यूज करते हैं CH के कंपैरेटिव. ठीक है ना. So I think it is clear to all. Anyone have any doubts related to register addressing mode? Only you have to place register name which is the part of Intel 8086. Okay. Previously we just use the instruction format by using the generalized register naming convention R1 up to R1 R2 up to R7. राइट. अब जो आप लिखेंगे इंस्ट्रक्शन उसमें रजिस्टर सेट का नेमिंग कन्वेंशन 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस पर किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. अगेन यहाँ पर भी आपका रजिस्टर इन्वॉल्वमेंट है, बट हियर वी आर डायरेक्टली प्लेसिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम डेटा को डायरेक्ट प्लेस कर रहे हैं. जैसे अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखे C में, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पर हमने किसी तरह का लोकेशन यूज नहीं किया, कोई वेरिएबल नहीं यूज किया जिसमें 10 और 20 को स्टोर करके रखना है और उसको वेरिएबल नेम से कॉल करना है. तो डायरेक्टली वी प्लेस द डेटा फॉर ऑपरेशन. तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाटएवर वी आर यूजिंग दैट इज टर्म्ड एज ए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज सम आपका जो ये 10-20 भी तो कोई ना कोई रजिस्टर में यूज हो रहा होगा. 10-20 को आप जो भेजे वो किसी ना किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में फंक्शनिंग करके इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर हो रहा होगा, और 30 को आप उसी पर्टिकुलर एरिया से प्रिंट करा रहे होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि whenever you are not using any memory location either in the form of register or any types of memory operand to keep the data and indirectly handle that data through that particular memory location or register, then that is called immediate addressing mode, because there is register involvement, but there is no any memory involvement because we are not assigning the value to the any memory location. That's why immediate addressing mode comes under register addressing mode. So it is also one of the register based addressing mode, because here why it is register based, because here accumulator register is used either low order or 16 bit, either 8 bit or 16 bit accumulator register is used to allocate the particular final result. तो ये हो सकता है कि पहली बार आप कोई डेटा एलोकेट कर रहे हो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव करा रहे हो, या पहले से कोई डेटा हो, अगर ऑपरेशनल आप कर रहे हैं कोई काम तो वो डेटा डायरेक्टली आपका डेटा से को अफेक्ट करके मॉडिफाई करके आपका रिजल्ट जो है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर देगा. दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए. अभी दो टर्मिनोलॉजी में पहला टर्मिनोलॉजी था आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. ये दोनों चीज आप सी में कर चुके होंगे. स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो कोई बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एंड हाउ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर any programmer and user point of view also it is beneficial, and to make your program universal one dynamic initialization is needed. Anyone? universal program बनाने के लिए dynamic initialization करना चाहिए. static initialization क्या होता है, dynamic initialization क्या होता है, कौन बताएंगे? raise the hand. बताइए सर. जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसी टाइम जब हम लोग वैल्यू इनपुट कर देते हैं, ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. और डायनेमिक आप जो बता रहे हैं यहाँ पर अगर हम ये बोले इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. यस सर. और जो रन टाइम में जो भी लेते हैं सर उसको डायनेमिक कहते हैं. हाँ, मतलब कि अगर इसको हम लोग ओपन कर दें
इसको बोल सकते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं। यस यस सर, ऊपर में चले हाँ, तो इसका नाम बदल देते हैं, अगर ई यू और ए बी अलग से ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यू है। तो यहाँ जो है, ये जो आपका यूज कर रहा है डेटा, ये स्टैटिक इनिशियलाइज डेटा को यूज कर रहा है, यूज्ड स्टैटिक इनिशियलाइज्ड डेटा, and here in this case use dynamic initialized data, यहाँ डायनेमिक होगा ना, ये स्टैटिक, और यहाँ व्हाट अबाउट दिस, यूज्ड immediate data, used immediate data, that this immediate data is not allocated anywhere, कहीं पर ये allocate नहीं है, लेकिन immediately अगर आपको देखना है तो you can use this data directly without using any डिफरेंस। समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? कुछ लोग को डाउट्स थे कि क्या लिखा हुआ है, तो आई थिंक दैट कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसको यहाँ नहीं भी आप अगर कॉपी करेंगे तो खुद से भी आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है? तो you don't have to see this one because it is the Q basic program. तो whenever you are directly printing the value, printf में अगर डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं 10 + 20, that means you are supplying the data directly to formulate the job, but this 20 or +10 is stored somewhere else in the system, because whenever you are retrieving the result, that result must be kept by certain register. That's why immediate addressing mode is considered as a register based addressing mode. Is it clear? ये कोड भी क्लियर है, इसमें कोड में कुछ नहीं है। कोड में आपको जो अभी हम लोग लिखे ए बी का कोड आप वहां पर जहां पर लिख रहे होंगे वहां पर ये एग्जांपल कोड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन इंसर्ट दिस एग्जांपल कोड, एग्जांपल कोड में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दैट्स वाई वहां पर वो कोड लिखा हुआ था, तो यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर कोड। तो ये कोड आप कैसे भी लिखेंगे, ठीक है ना, आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं। नाउ इस दो तरह के एड्रेसिंग मोड में किसी को कोई डाउट? ये आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। 35H 8 बिट के लिए, 8 बिट का मतलब हुआ कि मैक्सिमम 128 तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना? 0 to 7 अगर लेते हैं तो बिट ओरिएंटेशन 2 का पावर 7 होता है, तो मैक्सिमम 128 तक आप 8 बिट में दिखा सकते हैं। आफ्टर 128 आपका जो है वो 16 बिट कंसीडरेशन होगा डेटा का। तो हेक्साडेसिमल डेटा यहाँ पर ये H रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल, 300H 35H, ठीक है ना? आई थिंक, हाँ बोलिए। सर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं ना होगा सर? स्टैटिक जब बोल दिए तो कहाँ से चेंज होगा? डायनेमिक में चेंज होगा। बिल्कुल, हर पास में चेंज होगा। ए और बी जितनी बार आप पास करेंगे यूजर इनपुट ले सकते हैं ना। यस सर। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इसलिए, अब ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं समझिएगा इसको। ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन इज नॉट ए स्टैटिक स्टोरेज क्लास। जब स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे सी में तो स्टैटिक जो है वो रीऑर्गेनाइज करता है, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम में स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। आई थिंक दैट फंक्शन पढ़ा दिया गया आपको। नो सर। यस सर, फंक्शन बढ़ा दिया गया। तो कितने, दो तरह का फंक्शन बताया गया होगा। फंक्शन दो तरह का होता है ना, यस सर। आइटरेटिव एंड रिकर्सिव।
ये नहीं पढ़ाया गया है सर अभी। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय कॉलिंग पढ़ाया गया है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, नो सर। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब अभी नहीं हुआ है। एक्चुअल, फॉर्मल, आर्गुमेंट या पैरामीटर, ये सब कंसेप्ट है कि नहीं आपके पास? अच्छा ये बताइए कि जो जेरेक्स मशीन में आप जेरेक्स का काम लेते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कंसेप्ट अगर है तभी बता पाएंगे। वो कॉल बाय वैल्यू यूज करता है या कॉल बाय रेफरेंस? एक्चुअल फॉर्मल नहीं डिस्कस है? एनीवन? नो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर साउंड नहीं आ रहा है सर आपका? अभी तक कोई साउंड नहीं है? नहीं सर, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है सर। अभी आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक। तो आइटरेटिव और रिकर्सिव समझो इसको। अगर 20 दिन के लिए 20 डेज के लिए अगर शॉप ऑनर जो है वहां उस जगह का पैसा दिया है, तो क्या वो कस्टमर नहीं आने पर शॉप को ओपन क्लोज नहीं करेगा, बंद कर देगा? यानी 20 दिन तक वो ओपन क्लोज सिस्टम चलेगा। तो योर शॉपकीपर इज द पार्ट ऑफ आइटरेटिव प्रोसीजर्स, बट कस्टमर इज नॉट बाउंडेड। कस्टमर बाउंडेड नहीं है कि 20 दिन दुकान लगा हुआ है तो 20 दिन जाएं। तो कस्टमर को आप रिकर्सिव बना सकते हैं। अब ये क्या है, यहां पर सर्टेनिटी है, निश्चितता है, ठीक है ना, सर्टेनिटी। लेकिन यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन। कस्टमर सर्टेन नहीं है कि हमको कब जाना है नहीं जाना। जब उसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। तो शॉपकीपर में सर्टेनिटी है, दूसरा फाइनाइटनेस है, यानी कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाउंडेड है, ये फाइनाइट है। यानी 20 डेज है तो 20 डेज इसके लिए सेट है। तो इस केस में जो है हम लूप कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब फाइनाइट नहीं है, कस्टमर कंडीशन बेस्ड है। जब उसका रिक्वायरमेंट होगा वो जाएगा या नहीं भी जा सकता है, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली वी यूज अ डिसीजन कंस्ट्रक्ट, यानी डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इस केस में फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये आप लूप कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं आइटरेटिव प्रोसीजर्स के लिए। लेकिन रिकर्सिव के लिए आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना होगा, इफ एल्स, नेस्टेड, एल्स इफ लेडार जो भी है। तो फॉर चेकिंग द कंडीशन, और उस कंडीशंस के बेसिस पर हमारा वर्कआउट होगा। जैसे हम लोग एक डिस्कस किए थे सेंटिनल वैल्यू, ध्यान में है सबको? सेंटिनल वैल्यू विदाउट यूजिंग एरे भी हम सेंटिनल वैल्यू को यूज कर सकते हैं।
सेंटिनल वैल्यू इज द वैल्यू विच इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस। तो जब तक ये सेंटिनल वैल्यू यूजर नहीं डालता तब तक हमारा प्रोसेस टू बी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा यूज करते हैं कि नहीं प्रोग्राम में? एरे के केस में अगर एरे हम नहीं यूज करना चाहें तो एक ही वेरिएबल से अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स एक्युमुलेशन जॉब करना चाहें तो वी कैन यूज सेंटिनल वैल्यू ओवर देयर। कर सकते हैं कि नहीं? एनीवन? आवाज नहीं जा रहा जी? हैंड रेज करिए हैंड। हाँ, आ रहा है सर आवाज। सेंटिनल वैल्यू क्या होता है बताओ सुमित? सर पता नहीं। प्रोग्राम में यूज करते हैं कि नहीं सेंटिनल वैल्यू? यस सर। ये क्या काम करता है? नहीं बताया सर। बताइए, बताए थे ना क्लास में। सर अभी अरे पढ़ाई नहीं हुआ हम लोग का अभी सी में। क्या नहीं हुआ है? अरे नहीं बताया। अब इसीलिए तो पूछ रहे हैं सेंटिनल वैल्यू बताओ। एरे नहीं हुआ है तभी तो पूछ रहे हैं। अगर एरे सेंटिनल नहीं वैल्यू हुआ तो उस ठीक टाइप का है, वैल्यू है फंक्शन सर अभी कि इनकम्प्लीट है, नहीं हुआ है, तो सेंटिनल वैल्यू विदाउट एरे अगर हम किसी वेरिएबल के थ्रू नंबर ऑफ एंट्री लेना चाहें तो सेंटिनल वैल्यू का क्या रोल है बताइए? सर ये अलाउ करता है सर हर टाइम सर नया इनपुट लेने को यूजर को सर। हाँ, और कब ये टर्मिनेट कर देता है? आपने ये इससे रिलेटेड प्रोग्राम नहीं कराए थे क्या? हाँ बोलिए। यस सर। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यह टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो सपोज अगर हम सिंपल एक कोड लिखते हैं, गो टू स्टेटमेंट, ये सब तो आप पढ़ लिए होंगे आई थिंक सो। तो अगर सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल हम एरे नहीं जानते हैं, एरे हमने अभी एरे हम नहीं पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ एंट्री को एक ही वेरिएबल से करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एंट्री नहीं लेना चाहते हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स को नहीं यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं थ्रू द लेबल के थ्रू और कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू कंटिन्यूएशन को करने के लिए। तो सपोज अगर हम एक लेबल बना दें, ठीक है ना, लेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इनिशियल, एक लेबल बनाते हैं इनिशियल लेवल के अंदर अगर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं प्रिंट या इफ यू जस्ट चेक इफ n इज, यहाँ सेंटिनल वैल्यू बना रहे हैं, n इज इक्वल टू -1, अगर -1 देते हैं तो गो टू द पर्टिकुलर एंड लेवल, एक लेवल एंड बनाएंगे, एल्स क्या करना है, एक एक्युमुलेटर ले लेंगे यहाँ, सपोज हमको सम करना है तो सम का एक एक्युमुलेटर ले लेंगे, इनिशियलाइज 0 से कर देंगे, और अगर ऐसा है तो सम इक्वल टू सम प्लस n कर देंगे या m इज द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, इनिशियल आपका जो फेज है, तो यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है यानी प्रिंटफ इंटर number, suppose we just take the inter number and scanf %d %n, okay. Or after taking the entry we just move the cursor to the initial, यानी कि go to initial, है ना, go to initial and then we make a level end,
we make a label end, and in end we just display the final result, है ना? Sum of all entry is equal to percentage D, and here we call the S. Yeah, simply. So when you execute this program, now see, ठीक है, वहां पर m ले लिया गया है n के जगह m. Now whenever you take the entry, suppose first 10 नेचुरल नंबर को सम अप करते हैं, 1 then 2 then 3, बिकॉज रिजल्ट आपको पता है 5 6 7 8 9 10. Now I just want to terminate this process. -1 is the sentinel value which is used to terminate the process. So when you terminate this, result is 56, but the result, actual result is, result कितना होना चाहिए? 55 ना? Yes. Now why occur? Because आप m का वैल्यू एक बार तो चेक कर ही ले रहे हैं, तो अगर if m इक्वल टू -1 है तो गो टू एंड जो आप यहाँ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें, अगर हम ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस को अगर m इक्वल टू -1 है, इसमें एक आपका जो है माइनस एंट्री भी कंसीडर्ड हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप इंटर नंबर जो है, एक बार आपका जो है m चेक हुआ, चेक होने के बाद वो एक्यूमुलेट हो गया, फिर -1 जब चेक हुआ तो -1 एंट्री के बाद आपका वहां चेक हो रहा है गो टू इनिशियल. तो अगर यानी m का वैल्यू अगर -1 नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, अगर m का वैल्यू इक्वल टू -1 होगा तो वो गो टू एंड जाएगा. एंड में आपको जो है सम फाइनल प्रिंट करना है. तो अब यहाँ पर क्या है, m इक्वल टू अगर नहीं है तो इसको जो है एंट्री करने के बाद ये जा रहा है, इसको यहाँ पर कंडीशन बताइए, कौन बताएंगे यहाँ पर क्या कंडीशन चेक होगा कि जो फाइनल एक जो हमारा लास्ट एंट्री है वो आपका इंक्लूड नहीं हो. तो लास्ट एंट्री हम -1 ले रहे हैं, वहां पर हमको 56 प्रिंट हो रहा है. यानी कि 56 क्यों प्रिंट हो रहा है? -1 जो है टर्मिनेशन के लिए ले रहे हैं. तो इफ m इक्वल टू -1 देन गो टू एंड. यहाँ पर एंट्री के बाद जस्ट चेक 1 एक बार चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सी यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंट्रीज 55 होना चाहिए. तो ये 50 -1 भी अगर कंसीडर होता तो 54 होता, लेकिन ये 56 हो रहा है. तो फ्रॉम वेयर यू हैव टू चेक आउट दैट वन. 55 के लिए यहाँ पर कंडीशंस कहाँ पर लेना होगा? जस्ट सी कि अगर m का वैल्यू -1 देंगे तो हमको टर्मिनेट कर देगा. प्रोसेस तो टर्मिनेट हो रहा है, सही है, दिस पर्टिकुलर फंक्शन. एल्स पार्ट में s इक्वल टू s प्लस m आपका है, तो m का वैल्यू इनिशियली आपका जो है, अगर हम 0 कर दें
इनिशियली 0 एंड देन इनिशियली 0 करने के बाद हम m का वैल्यू यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ कंडीशंस ये लेना है, अगर m इक्वल टू -1 है तो अगर इसको यहाँ से हटाकर इनिशियल नहीं डालें, यहाँ इनिशियल हटा दो, m is equal to -1, then go to की जगह equal to -1. तो इनिशियल में आपका हो गया इंटर नंबर एंटर किया, if n equal to -1 go to n, यहाँ पर वर्क करने के बाद go to initial. ठीक है, तो अगर आपका नंबर जो है m -1 के बराबर होगा तो डायरेक्ट एंड में चला जाएगा, नहीं तो पहले क्या करेगा, m को ऐड करेगा और फिर इनिशियल में उसको कर्सर को इनिशियल में ही ट्रांसफ़र कर देगा। इनिशियल से बाहर होने के लिए आपका जो है नंबर -1 होना ज़रूरी है। जैसे ही -1 होगा देन ये आपका जो है वो स्विच कर देगा। तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then we use -1, तो -1 control, now it is okay, ठीक है। तो जैसे ही -1 एंट्री करिएगा तो ये आपका जो है पहले का जो ब्लॉक है वो कंप्लीट करके आपका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप जैसे ही यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के समय ही ये चेक हो जा रहा है कि अगर -1 है तो -1 है तो यहीं से गो टू एंड हो जाएगा, आगे प्रोसेस जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर दो हम लोग लेवल ले लिए, इनिशियल के लिए, एंड के लिए, इसलिए कि हमको एरे यूज नहीं करना है। एरे यूज नहीं करना है तो एक ही एंट्री को बार बार कंटिन्यूएशन करने के लिए एक सेंटिनल वैल्यू यूज करेंगे। तो दिस सेंटिनल वैल्यू इज गोइंग टू यूज फॉर पर्टिकुलर, तो आई जस्ट गिव यू दिस कोड इन चैट, यू कैन रीऑर्गेनाइज इट, आप इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो time is also, so because time is over, so I just limit, I continue the topic in next